हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल उत्तराखंड कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे कुछ वन लाइनर क्वेश्चनों के जो कि संबंधित होंगे आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम, जैसे कि आपका रिसिपाई वगैरह के लिए। तो देखेंगे हम इन प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, फतेह शाह कर्ण ग्रंथ के लेखक कौन है। तो देखिए, फतेह शाह कर्ण ग्रंथ के जो लेखक है, इनका नाम है जटाशंकर। इनका नाम क्या है आपका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? जटाशंकर। ठीक है, या इनको आप जटाशंकर या जटाधर मिश्र भी कह सकते हैं। तो इनके संबंध में कहा जाता है कि जो आपका फतेहपति शाह थे, फतेहपति शाह पंवार वंश के 49वें राजा थे। फतेहपति शाह का टाइम पीरियड अगर मैं बात करूं तो 1664 से लेकर के 1716 तक था। ठीक है, और फतेहपति शाह के टाइम पीरियड में गढ़वाल में नवरत्न भी रहते थे। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, नवरत्न किस पंवार शासक के टाइम पीरियड में रहते थे। तो इसका उत्तर होता है फतेहपति शाह के टाइम पीरियड में रहते थे। फतेहपति शाह की तुलना अगर मैं कहूं तो आपका शिवाजी से की गई है। ठीक है ना, जो आपके महाराष्ट्र में जो आपका मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे शिवाजी, तो उनसे गढ़वाल के पंवार शासक फतेहपति शाह की क्या की गई है? तुलना की गई है। इस बात को भी जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि एस्टा फैक्टो में बहुत सारे पॉइंट इसमें बनते हैं। इसके अलावा भंगाणी का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है। भंगाणी का युद्ध 1688 में हुआ था, फतेहपति शाह और गुरु गोविंद सिंह। और कौन होंगे गुरु गोविंद सिंह? सिखों के जो 10वें गुरु होंगे तो वो होंगे गुरु गोविंद सिंह। इनके बीच में, गुरु गोविंद सिंह और फतेहपति शाह के बीच में 1688 में भंगाणी का युद्ध हुआ था। और ये भंगाणी जो नामक स्थान है दोस्तों, तो ये हिमाचल प्रदेश में आपका पड़ता है। आपको पता होगा कि फतेहपति शाह ने जबरदस्त आक्रमण किए थे। आपका दापा पर भी आक्रमण किया था, दापा बोले तो तिब्बत पर आक्रमण किया था। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण किया था। उन दिनों हिमाचल प्रदेश को सिरमौर के नाम से जाना जाता था। और हिमाचल प्रदेश से फतेहपति शाह ने कालसी हो गया और आपका बैराड़गढ़ हो गया, जौनसार बाबर हो गया, ये तीनों क्षेत्र लिए थे हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, और आज ये हमारे जौनसार बाबर में या देहरादून में शामिल है। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखेगा। क्वेश्चन बनता है कि कालसी पर, बैराड़गढ़ पर और जौनसार बाबर को किसने गढ़वाल में मिलाया था? इसका राइट आंसर होगा फतेहपति शाह। ठीक है, हालांकि एक बात और इसमें आप ध्यान रखना कि फतेहपति शाह ने सिखों के गुरु जो थे जो एक गुरु थे रामानंद करके कुछ ऐसे, उनको 5 गांव दान में भी दिए थे। ठीक है, वो भी ध्यान रखेगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गुरु राम राय को 5 गांव दान में दिए थे, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए, इसके अलावा देखो, फतेहपति शाह के टाइम पीरियड में ऐसे भी कहा जाता है कि गढ़वाल की जो जनता थी उस समय बोला वो घरों में ताला तक नहीं लगाती थी। मतलब इतना खुली छूट वाला शासन था किसका? फतेहपति शाह का। तो बहुत सारे फैक्ट बनते फतेहपति शाह से, तो ध्यान रखिएगा। अब आगे हम बात करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, गोरखा काल में पुंगाणिकर क्या था? तो पुंगाणिकर क्या था, या इसमें तो आपको पता होगा, पुंगाणी यानी कि गढ़वाली में एक शब्द होता है ना, पुंगड़ी यानी कि भूमि। तो भूमि पर जो टैक्स, भूमि कर था एक प्रकार से। पुंगाणी कर कैसा कर था? तो आप कहेंगे ये एक भूमि कर था। ठीक है, और इस कर के तहत क्या होता था? जो गोरखा सैनिक होते थे, तो गोरखा सैनिकों का जो वेतन होता था, सैनिकों का वेतन इस कर से दिया जाता था। ठीक है, ध्यान रखना, गोरखा सैनिकों का वेतन किस कर से दिया जाता था? आंसर होगा पुंगाड़ी कर से दिया जाता था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा हाँ, उत्तराखंड में गोरखा शासन कब से कब तक रहा? तो हम कहेंगे 1790 से 1815 तक रहा था, ये भी ध्यान रखना। और गढ़वाल में कब से रहा था? 1804 से और 1815 तक। ठीक है, शुरुआत खुड़बुड़ा के युद्ध से हुई थी। खुड़बुड़ा का युद्ध प्रद्युम्न शाह और गोरखाओं के बीच में हुआ था, ये भी आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आता कि कुमाऊं क्षेत्र के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो अगर मैं बात करूं तो जो पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे वो दुर्गादत्त थे कुमाऊं क्षेत्र से। और अगर मैं बात करूं व्यक्तिगत सत्याग्रह की, तो ये महात्मा गांधी ने चलाया था 1940 में। ठीक है ना, गढ़वाल से अगर मैं बात करूं तो जगमोहन सिंह नेगी। और पहली महिला जो भागीरथी देवी होंगी, वो पहली महिला व्यक्तिगत सत्याग्रही होंगी। जगमोहन सिंह पहले व्यक्ति होंगे गढ़वाल से व्यक्तिगत सत्याग्रही, और कुमाऊं से होंगे दुर्गादत्त करके। ठीक है, इन तीनों को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आंसर क्या होगा इसका? दुर्गादत्त। ठीक है, और ये व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने चलाया था? आप कहेंगे महात्मा गांधी ने 1940 में।
पूरे देश में चलाया था, पर उत्तराखंड के लोगों ने अपने हिसाब से इसमें पार्टिसिपेट किया था। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। स्वाधीन प्रजा नामक समाचार पत्र कहां से निकलता था? अल्मोड़ा से निकलता था। ठीक है, इसका उत्तर होगा अल्मोड़ा से निकलता था। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं स्वाधीन प्रजा नामक समाचार पत्र की, तो 1930 में ये आपका विक्टर मोहन जोशी का अगर आपने नाम सुना होगा तो उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, विक्टर मोहन जोशी द्वारा इसको, मोहन जोशी आप कह सकते हैं, मोहन जोशी के द्वारा इनको जो आपका स्वाधीन प्रजा समाचार पत्र है इसको स्टार्ट किया गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रामपुर तिराहा गोलीकांड कब हुआ था? इसको मुजफ्फरनगर गोलीकांड से भी जाना जाता है, और ये आपका स्टार्ट हुआ था, यानी कि ये जो रामपुर तिराहा गोलीकांड हुआ था ये आपका 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था। ठीक है ना, इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे। ठीक है ना, और इस समय उत्तराखंड के लोगों के साथ में बहुत अन्याय हुआ था, आप जानते हैं, मुजफ्फरनगर में हुआ था, इसी वजह से इसको मुजफ्फरनगर गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, ब्लैक डे इस दिन मनाया गया था। ठीक है, तो 2 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहा गोलीकांड हुआ था। यूं ही अगर मैं जानकारी के लिए कहूं, 1 सितंबर 1994 को आपका खटीमा गोलीकांड हुआ था, और 2 सितंबर 1994 को आपका मसूरी गोलीकांड हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ओके। अगर मैं 3 अक्टूबर 1994 की बात करूं, मैं मतलब अगर मैं छेड़ दूं पॉइंट को, तो 3 अक्टूबर 1994 को कुछ घटनाएं हुई थी। एक कोटद्वार गोलीकांड भी आता है, तो ये 3 अक्टूबर 1994 को हुआ था। एक नैनीताल गोलीकांड आता है, ये भी 3 अक्टूबर 1994 को हुआ था। और एक आता देहरादून गोलीकांड, देहरादून गोलीकांड भी 3 अक्टूबर 1994 को हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल जागृत संस्था की स्थापना हुई थी। तो गढ़वाल जागृत संस्था की स्थापना हुई थी आपका 1939 में। ठीक है, और कहां पर हुई थी? आप बोलेंगे पौड़ी में हुई थी। गढ़वाल जागृत संस्था की स्थापना 1939 पौड़ी में हुई थी। उमानंद बर्थवाल और प्रताप सिंह नेगी इसके क्या थे? प्रमुख व्यक्ति थे, मतलब प्रमुख थे, मेन हेड थे एक प्रकार से। कौन कौन? आप बोलेंगे उमानंद बर्थवाल। ठीक है, और दूसरा आप बोलेंगे क्या? दूसरा बोलेंगे प्रताप सिंह नेगी। तो ये दोनों के दोनों क्या थे? प्रताप सिंह नेगी और उमानंद बर्थवाल गढ़वाल जागृत संस्था के प्रमुख व्यक्तियों में शामिल थे। और एक गढ़वाल जागृत संस्था, मतलब इस गढ़वाल जागृत संस्था को स्टार्ट कराने में इन दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, और 1939 पौड़ी से स्टार्ट हुई थी। अगला क्वेश्चन आता, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन कब हुआ था? तो कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन हुआ था आपका 1970 में। इसका राइट आंसर होगा 1970। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा क्या है भाई? तो नए राज्य के निर्माण के उद्देश्य से संबंधित, मतलब उत्तराखंड राज्य बनाना है, तो इसके लिए आपका कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया गया था। कब? 3 अक्टूबर 1970 को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता, अच्छा, दूध गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? तो जो दूध गंगा नदी है ये आपका, आप लोगों ने सुना होगा मंसूर ताल। ठीक है ना, तो मंसूर ताल जो है, मंसूर ताल से आपका ये नदी निकलती है। कौन सी? दूध गंगा नदी मंसूर ताल से निकलती है। क्लियर? आप लोगों ने सुना होगा सहस्त्र ताल, सहस्त्र ताल के ठीक सामने बोला मंसूर ताल है, तो यहां इस मंसूर ताल से दूध गंगा नदी निकलती है। भिलंगना की सहायक नदी है, ये भी ध्यान रखना है। भिलंगना कहां से निकलती है? खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। सहस्त्र ताल क्या है? तो गढ़वाल का सबसे बड़ा ताल है, यूं तो उत्तराखंड का भी सबसे बड़ा ताल माना जाता है सहस्त्र ताल को। सहस्त्र माने होता है हजारों, यानी कि हजारों ताल जैसा है आपका क्या? सहस्त्र ताल, जो कि कहां पर है? टिहरी। ऐसे एक होता है मासड़ ताल, मासड़ ताल आपका टिहरी में है, भाई बहन का ताल कहते हैं। एक होता है बासुकी ताल, लाल पानी का ताल, ऐसे कुछ इसको कहते हैं। एक है बदानी ताल, आपका रुद्रप्रयाग में है। देवरिया ताल रुद्रप्रयाग में है ना। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, ये सारे ताल है। अगला क्वेश्चन पे चलते। अगला क्वेश्चन हमारे पास, मक्कू और छड़ीला प्रजातियां हैं। तो मक्कू और छड़ीला ये दो प्रजातियां किसकी हैं? तो इसका राइट आंसर होता झूला की। झूला की दो प्रजातियां हैं, कौन कौन? मक्कू और छड़ीला। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो ये मक्कू या छड़ीला है या ये जो झूला है, इससे गरम मसाले वगैरह तैयार किए जाते हैं। और फर्स्ट ग्रेड का जो आपका झूला है ना, ये फ्रांस को निर्यात किया जाता है। किसको निर्यात किया जाता है? आप बोलेंगे फ्रांस को निर्यात किया जाता है। ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है यहां से भी। ठीक है, फ्रांस को क्या करते हैं? निर्यात करते हैं। किसको?
झूला को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता इसी से संबंधित, ये जो आपके कैसे क्वेश्चन माने जाते हैं, मतलब ये बॉटनिकल या मेडिसिनल प्लांट में आते हैं ये वाले प्लांट। देखिए, एक है दारू हरिद्रा और जरिस्क के नाम से किसे जाना जाता है। तो जो दारू हरिद्रा और जरिस्क है, ये किस दारू हरिद्रा जरिस्क के नाम से जाना जाता है, किसको, किलमोड़ा को, किलमोड़ा को कहा जाता है, दारू हरिद्रा और जरिस्क, ठीक है ना। आप लोगों ने सुना होगा कि जो किलमोड़ा होता है इसमें एक केमिकल पाया जाता है और इस केमिकल का नाम है बर्बेरियम हाइड्रोक्लोराइड। क्या है यहाँ इसमें क्या पाया जाता है, रसायन पाया जाता है और इस रसायन का नाम क्या है, बर्बेरियम हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये रसायन इसमें किलमोड़ा में पाया जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बारे में एक और क्वेश्चन आता है कि वन्य जीव अधिनियम की प्रथम श्रेणी में, वन्य जीव अधिनियम की प्रथम श्रेणी में आपका किसको रखा गया है, किलमोड़ा को रखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे औषधि वगैरह बनाने में इसका काम किया जाता है, मतलब यूज में लाया जाता है, औषधि वगैरह बनती है इससे। इसके बाद आता है हमारे पास अगला क्वेश्चन, जड़ी बूटी शोध विकास संस्थान कहां पर है। बहुत सारा क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं जो जड़ी बूटी शोध विकास संस्थान है ये आपका गोपेश्वर में है, ठीक है। गोपेश्वर के संबंध में और भी बहुत सारे फैक्ट आते हैं, जैसे गोपेश्वर का प्राचीन नाम क्या है, तो गोपेश्वर का प्राचीन नाम क्या है, गोस्थल या गोथला, ठीक है ना। और रुद्र महालय कहां पर है, रुद्र महालय कहां पर है, या गोपीनाथ भगवान का मंदिर कहां पर है, तो आप बोलेंगे गोपीनाथ भगवान का मंदिर या रुद्र महालय आपका गोपेश्वर में ही है, ये भी ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। हिमाद्री शैली में बना हुआ मंदिर है वो, और भगवान रुद्रनाथ का शीतकालीन आवास माना जाता है, किसको किसको माना जाता है, जो आपका रुद्र महालय है उसको माना जाता है, या गोपीनाथ मंदिर को माना जाता है, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसके अलावा वैतरणी कुंड आपको उधर ही मिलेगा गोपेश्वर में, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा जी, और इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है हमारा लास्ट प्रश्न आज का, पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार कौन है। तो देखिए, पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार कौन होंगे, तो आप लोगों ने सभी ने पढ़ा है कि जो पानी राखो आंदोलन हुआ था ये आपका कब हुआ था, तो पानी राखो आंदोलन 1989 में चला था। कब चला था, 1989 में आपका पानी राखो आंदोलन चला था, ठीक है। और ये जो पानी की कमी, ठीक है ना, पानी की कमी को दूर करने के लिए, ठीक है, ये आंदोलन चलाया गया था। और किसके द्वारा चलाया गया था, हम सभी जानते हैं सच्चिदानंद भारती, किसके द्वारा चलाया गया था, आप कहेंगे सच्चिदानंद भारती के द्वारा इस आंदोलन को चलाया गया था, ध्यान रखना, कब, 1989 में, ठीक है, ओके। और उस समय इन्होंने इसको चलाने के लिए इन्होंने आपका दूधातोली लोक विकास संस्थान की भी स्थापना की थी, इधर ही पौड़ी उपरे खाल में। और आपका पानी राखो आंदोलन भी उपरे खाल पौड़ी गढ़वाल में ही चला था। इस समय लोगों ने पहाड़ों पर बरसात के पानी को रोकने के लिए, है ना, कुछ व्यवस्थाएं की है, ठीक है। इसके संबंध में ये सब चीजें पढ़ते हैं हम लोग। ऐसे और भी आंदोलन, जैसे झप्पुचीनो आंदोलन हुआ था एक, ये भी हम जानते हैं। जैसे गाड़ी सड़क आंदोलन कब हुआ था, जैसे आता है ये क्वेश्चन भी, गाड़ी सड़क आंदोलन 1940 में हुआ था। जैसे आपका सुरेश भाई ने भी चलाया था एक आंदोलन 1990, रक्षा सूत्र आंदोलन बोलते उसको, रक्षा सूत्र आंदोलन 1994 में चलाया गया था, सुरेश भाई के द्वारा चलाया गया था। प्लांटों पर क्या बांधा गई थी, प्लांटों पर रस्सी बांध, वो क्या बोलते उसको, रक्षा सूत्र बांधा गया था, ठीक है ना, और ताकि उनको क्या कर सके, बचा सके, मतलब, है ना। 1994 में ये आंदोलन चला था आपका रक्षा सूत्र आंदोलन, ठीक है। और एक आता आपका चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन की डेट याद होनी चाहिए कि 26 मार्च 1974 को आपका चिपको आंदोलन चलाया गया था। तो ये सारी बातें आती हैं आंदोलनों से संबंधित जो हमें ध्यान रखनी है, ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और इससे ज्यादा अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।